वेतन का हिस्सा बना लें, पेंशन में इसको जोड़ दें, जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। इसको थोड़ा इलैबोरेट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। ये पंकज जी, जी सरकार सिफारिश तो पे कमीशन की मान लेती है, और उसके अंदर एक सिफारिश ये भी सरकार जो मान्य करती है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, हमने कितने परसेंटेज इंक्रीज करना है आप डीए, और डीआर अगर बहुत ज्यादा कभी महंगाई हो गई या बहुत ज्यादा देर लग गई डीए बढ़ाने में, तो सरकार डीआरबी, डियरनेस रिलीफ, जो पिछले कुछ महीनों का या जब से सिफारिश आई, और वो भी दे देती थी। अब वो कह रहे हैं कि देखिए, आप हर बारी ये क्यों करना चाहते हैं कि सरकार निर्णय ले, जो में केंद्रीय मंत्रिमंडल तक बात जाती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल वो निर्णय लेता है और साथ साथ तारीख भी घोषित कर देता है कि 1 जनवरी से आपको मिलेगा या 1 जुलाई से मिलेगा। कारण 6 महीने का बीच में अंतर रखना चाहते हैं। और सरकार अपनी लिक्विडिटी, कितने पैसे सरकार के पास कैश है उपलब्ध, उस हिसाब से एम्प्लॉयज की सैलरी में या पेंशन में भेजती है। आजकल बैंक के सिस्टम से होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो रेमिट बैंक को, कंसर्न बैंक को भेज देती है। अब ये जेसीएम का कहना है, और एम्प्लॉयज भी कहते हैं, पेंशनर्स भी कहते हैं कि ये सरकार डिस्क्रिशन अपना समझ रही है। एक तरफ से आधार मान लेती है क्या है डीए देने का, डीआर क्या देने का, और साथ आप महीनों से महीनों के बाद आप हमें ये इंक्रीज देते हैं। और उस टाइम तक जैसे हम महंगाई देश में देख रहे हैं कि, और तभी तो 5 साल तक रिजर्व बैंक ने अपना वो इंटरेस्ट रेट नहीं कम किया था, क्योंकि महंगाई ज्यादा थी, तभी उन्होंने 6.5% रखा हुआ था पिछले 2020 से। तो इसका ये कहना है कि, और जेसीएम का पूर्व जैसे जैसे महंगाई होगी, आपने फॉर्मूला तय कर लिया, वो आपने इंक्लूड भी कर लिया बेसिक वेतन में, और किसी को, एम्प्लॉयज को रिलीफ जो आप देना चाहती हैं, या उनके हाथ में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम हो खर्चा करने के लिए, उनके पास आता रहे तब तनख्वाह या पेंशन, उसको कैसे न्यूट्रलाइज करे कि सरकार अपना डिले भी ना करे, और सरकार को स्पष्ट पहले से ही अगर बजटरी तरतूद करनी है वो कर लेगी कि भैया हम साल में 2 बारी इंक्रीज देंगे, और बजट हर खाते का या हर ब्रांच का उसी हिसाब से बना जाए। ठीक है सर। ये भी कहा जा रहा है कि लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे ये कहा जा रहा है कि लेवल 1 को लेवल 2 से, लेवल 3 को लेवल 4 से, लेवल 5 को लेवल 6 से मर्ज करना चाहिए। ये अगर हम मर्ज करते हैं तो इसका फायदा क्या मिलेगा लोगों को? ऐसी अपेक्षा, ऐसी मांग क्यों रखी जा रही है? जो बातें बाहर आ रही है अलग अलग मीडियम से, तो जैसे डीए, डीआर आप वेतन के साथ ही दीजिए, विलय करने की बात की जा रही है, उसी तरीके से जो ये इसके लेवल जो है उसको मर्ज करने की बात क्यों कही जा रही है? ये आज सरकार में देखिए जी, लेवल 1 आप मानिए, जब आप नौकरी में आते हैं, आपकी तनख्वाह और आपकी कैटेगरी लेवल 1 का होती है। आप सचिव बनते हैं, लेवल 6 है, तो आपके क्लियरली स्लैब सैलरी के जहां पे बढ़ोतरी लेवल 1 से लेवल 2 पे जाती है, स्ट्राइकिंग इंक्रीज, मतलब आपको जो फील करेगा कि भैया हाँ, मैं पहले क्लार्क था, अब मैं क्लार्क से सेक्शन ऑफिसर हो गया, कि मैं दूसरी लेवल पे चला गया, मेरा ग्रेड ही बदल गया, इंक्रीमेंट नहीं, ये लेवल्स के ग्रेड है। हर ग्रेड के साथ साथ सरकार ने ये भी तय किया हुआ है क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे। अब ये कहने का प्रयत्न जो जेसीएम कर रही है
मैंने जो उनका समझा, जो थोड़ा बहुत चीज बाहर आई है, वो कह रहे हैं 6 मत करिए, 3 ही करिए। 1 और 2 का एक लेवल कर दीजिए, 3 और 4 का एक लेवल, और ग्रेड लेवल को नहीं, अब कह रहे हैं ग्रेड करिए। 3 ग्रेड हो जाएंगे तो सरकारी नौकरी में का वृद्धि, आपको बेसिक वृद्धि डीए में, और डीए डीए नहीं, सैलरी में, वेतन में, और उसके साथ साथ जो भी बेनिफिट्स आते हैं वो हमें, तो 3। अभी देखिए ये डिमांड है, फिर बाद में कहा जाएगा कि जैसे सरकार ने पहले एग्री किया हुआ है कि किसी भी कर्मचारी को या हर कर्मचारी को उसके करियर में कम से कम 2 ग्रेड आगे जाएंगे। तो ये अच्छा तरीका है। हम आएंगे लेवल 1 में, रिटायर होंगे लेवल 3 में, ग्रेड 1 से शुरू करके हाईएस्ट लेवल तक, कि अगर हमने 35-40 साल काटे हैं तो पहले पक्का क्या था, लेवल 1 से अगर आपका रिपोर्टिंग ठीक है, कोई आपके विरोध इंक्वायरी नहीं है, तो आप लेवल 1 से लेवल 3 जाएंगे। तो अब उन्होंने लेवल ही 3 ग्रेड का सुझाव दे रहे हैं कि हर आदमी नीचे से शुरुआत करे और सबसे हाईएस्ट ग्रेड में पहुंचे। जी। ये कितना मान्य करेंगे सरकार कि मतलब इतने ही 3 ही ग्रेड होने चाहिए, कि मतलब सचिव और क्लार्क के बीच का जो अंतर आज 5 ग्रेड का है, कि वो कैसे 2 रह जाएगा। और उसके साथ साथ अगले पे कमीशन के सामने शायद डिमांड करे कि जैसे पहले आपने माना हुआ था कि 2 वृद्धि जरूर मिलेगी ग्रेड्स की, तो फिर सब लोग रिटायर एक ही लेवल पे होंगे। ये मेरा उसका, मैं थोड़ा सा आगे का सोच रहा हूँ कि उसके बाद ये मांगनी भी आ जाए। बिल्कुल सर। और मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है, और जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, ये मुमकिन नहीं लगता कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो सकेगा। इसलिए सरकार से ये मांग की गई है कि जो लेट होगा तो बाकी अवधि का भी भुगतान करना चाहिए, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के समय किया गया था। और डीए-डीआर को तो मिलाने के बाद की ही गई है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि आप अगर एग्जीक्यूशन में देरी होती है तो जो पुराना बकाया है, जब से 8वें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन मिलना चाहिए, उसको भी पे किया जाना चाहिए, जैसा कि आपने 7वें वेतन आयोग के समय में किया था। तो थोड़ा इसको भी समझा दें तो ये बेहतर होगा सर। पंकज जी, ये जो उनके मन में, स्टाफ के मन में शंका है, ये कहा जा रहा है ओपनली कि देखिए पिछले पे कमीशन को 18 फरवरी 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने, जब अभी उनकी सरकार थी, तो अनाउंस कर दिया था और उसको कार्यान्वित किया गया था। रिकमेंडेशन जब आई सितंबर 2015 में, मतलब क्या 18 महीने बाद या 19 महीने बाद, और सरकार ने 3 महीने लिए उसके ऊपर निर्णय लेने का, और कहा कि 1 जनवरी 2016 से, मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूट हुई और जब से उसको कार्यान्वित किया गया, तो अंदाजन ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, 1 महीना कम या 2 महीने कम। इस साल कॉन्स्टिट्यूट ही कर रहे हैं, आपने पे कमीशन गठित करने का निर्णय ही लिया जनवरी महीने में, जनवरी 2025 में, मतलब 1 साल ड्यू, जब अगली रिवीजन ड्यू है। कानूनी नहीं है, स्टैट्यूटरी पे कमीशन स्टैट्यूटरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, पर वो उन्होंने पिछले, अब हम 7 पे कमीशन देख चुके हैं, अब वो कन्वेंशन सी बन गई है, मतलब रीति सी हो गई है कि हर 10 साल बाद पे सरकारी नौकरों की रिव्यू की जाएगी, वापस देखा जाएगा कि उसके अंदर क्या आपको बढ़ोतरी क्या देनी है, उस हिसाब से लगाया जाए। तो ड्यू तो अब है 1 जनवरी 2026 को, और पे कमीशन का और स्टाफ भी देख रहा है स्पष्ट रूप से कि ये अगर करते करते मार्च महीना हो जाएगा। अभी तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर विचार चल रहा है। अगर आपने मार्च महीने में इस फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च तक गठित कर ही दी,
तो पे कमीशन अगर पिछली 18 महीने लेती है, ये भी तो कम से कम 12-14 महीने जरूर लेगी। इनकी सिफारिश ही फिर आएगी अगले अप्रैल में या अगले मार्च में 2000, और उसके ऊपर सरकार 3-4 महीने और दे, तो आप जून जुलाई महीने में पहुंच गए। तो 6 या 7 महीने कम से कम, जब से अपेक्षा हो रही है और जब से रीति है कि रीति रिवाज जो बन गया है कि कानून ना भी हो कि हर 10 साल बाद सरकार केंद्र शासनों के जो अधिकारी हैं, स्टाफ है, कर्मचारी हैं, सबकी पे रिवाइज की जाती है। इसलिए जो जेसीएम ने की मांगनी है, डिमांड है, मुझे उसके अंदर थोड़ा सा बेसिस है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो उस पर अनरीजनेबल नहीं हो रहा है। सरकार चाहती, और जेसीएम ने पहले भी मांगा था, ये कहा जब पिछले जुलाई से जेसीएम को सुझाव था आप पे कमीशन गठित करिए। अगर जुलाई में जब से वो मांग रहे, जब से वो डिमांड थी, उस टाइम कर देते तो ये अपना 1.5 साल के अंदर काम खत्म हो जाता। पर अगर आपके पास अब 8-9 महीने ही रह जाते हैं जब से ड्यू है, तो सरकार को चाहिए या करना पड़ेगा, पे कमीशन भी सिफारिश कर सकती है, नहीं तो पे कमीशन की रकम तो सिफारिशी होती है केंद्र शासन को, जैसे पहले प्रथा थी उस हिसाब से ये शायद करना चाहिए। ये आपको लगता है कि राजनीतिक वजहों से भी किया गया होगा, क्योंकि दिल्ली में चुनाव था और डबल बोनांजा देना था लोगों को कि भाई 8th पे कमीशन का गठन भी हो गया, और दूसरा यह है कि जो टैक्स में जिस तरह का रिलैक्सेशन दिया गया, अपोजिशन पार्टी भी इतना डिमांड नहीं कर रही थी। वो अगर आप दिल्ली में बात करें तो आम आदमी पार्टी भी कह रही थी कि 10 लाख तक की सैलरी वाले को आप रिबेट दीजिए, और सरकार ने 12 लाख की घोषणा करके सबको चौंका दिया। तो एक तरफ 8th पे कमीशन का गठन, दूसरी तरफ ये टैक्स में इस तरह का रिलीफ, शायद जो जितनी भी सरकारें होंगी, क्योंकि आप तो सरकार में काम किए हैं, सरकार कई ऐसी पॉलिसीज उस समय पर अनाउंस करती है जब उसको लगता है कि इमीडिएटली इलेक्शन में इसका बड़ा फायदा हो सकता है। मैं इतना कहना चाहूंगा, अब इलेक्शन हो गई, अब जो रिजल्ट चाहिए था वो मिल भी गया। अब प्रश्न आता है कि कर्मचारियों से हमने अपना फेयरनेस दिखानी है, जो उनका ड्यू है उनको मिलना चाहिए। कि वोट तो मिल चुका है, अप्रिसिएशन हो चुकी है, उनके सराहना कर चुकी है पब्लिक, जो पब्लिक के हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू, बैलेट बॉक्स के थ्रू। अब सरकार को अगर निर्णय लेने में देरी की गई है सरकार से, तो सरकार को ये नहीं हो सकता कि वो जिस फायदे के लिए उन्होंने क्लब किया हो या लेट किया हो वो कर्मचारियों को भुगतना पड़े। ये तो उल्टा होना चाहिए ना, सरकार को कहना चाहिए जनवरी नहीं ही, हम सितंबर 2025 से लगा देंगे कि 3 महीने का आपको हम फायदा देंगे अगर आप ऐसे काम करते रहे जो आपने किया अभी। तो मैं उसको अलग रखना चाहता हूँ, वो मैं थोड़ा विनोद के रूप से कह रहा था, पर 1 जनवरी 2026 का थोड़ा सा अधिकार बन चुका है और उस अधिकार से कर्मचारियों को वंचित नहीं करना चाहिए। मैं सर एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, 25 से 30% इजाफा हो, क्या ये जो सैलरी मांगने का जो आधार है, क्या वो आधार महंगाई है? क्या आपको लगता है कि महंगाई में वृद्धि 25 से 30% ही हुआ है, इसलिए मूल वेतन में 25 से 30% की बढ़ोतरी किसी भी तरीके से हो, चाहे आप डीए डीआर मिलाइए, चाहे आप फिटमेंट फैक्टर को इतने पे रखिए, जैसे करिए, पर 25 से 30% मूल वेतन में वृद्धि हो, ताकि लोगों के पास टेक होम सैलरी बढ़े और महंगाई का असर उस पर कम दिखाई पड़े? हाँ भी कहूंगा और नहीं भी। कारण, सरकार अगर डीए बढ़ा, 10 साल डीए ना बढ़ा रही होती हर 6 महीने के बाद, तो ठीक है, फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जितना सरकार ने 2016 में किया था उसका
2.757 से गुणा करती और मान जाती। पर अब ये जो गुना किया जाता है फैक्टर, ये आखिर की जो सैलरी अभी चल रही है, पूरा पैकेज चल रहा है, उसके ऊपर 2.57 टाइम्स है। तो थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन तो पहले ही हो चुका था, इससे एक्चुअल वृद्धि होती है। और वो जो वृद्धि हो रही है उसके दो कारण मैं कहूंगा। एक कि सरकार सबके पब्लिक के लिए देश उन्नति कर रहा है, 7-8% के पेस से जीडीपी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम भी चाहे थोड़ा कम हो वो भी बढ़ रहा है, कि हम इनका वेज लेवल, रियल वेज लेवल बढ़ना चाहिए। सरकारी नौकरों का भी हर जगह, दूसरी जगह रियल वेज लेवल बढ़ता है। तो नॉमिनल वेज मतलब महंगाई, जितनी महंगाई है उतना ही बढ़ा। रियल वेज लेवल मतलब कि आपकी नॉमिनल से ज्यादा आपकी तनख्वाह बढ़ रही है, कि सरकारी, और कारण उसका एक कि सरकारी नौकरी अट्रैक्टिव है। हमने एक, जब सरकार में क्षमता है आपको और देने की तनख्वाह, या आपका कल्याण करने की, या कल्याणकारी सरकार है तो आपको वो दे रही है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर से भी तुलना थोड़ी करनी पड़ती है, नहीं तो लेबर फोर्स सब उधर जा सकता है। वहां मुनाफा बढ़ता है, वो तनख्वाह बढ़ाते रहते हैं। हमारा इधर जीडीपी बढ़ता है तो सरकार को भी उधर बढ़ाना चाहिए। जैसे बिजनेस में महंगाई के अलावा उनका प्रॉफिट बढ़ता है, मार्केट शेयर बढ़ता है, तो वो अपने स्टाफ को रिवॉर्ड करते हैं। जी। तो इस रूप से ये दोनों चीजों के कारण ये तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात, और आपने बिल्कुल साफ कहा कि जिस तरीके से प्राइवेट में प्रॉफिट बढ़ता है तो सैलरी बढ़ती है, उसी तरीके से सरकारी कर्मचारियों के लिए अगर हमारा जीडीपी बढ़ता है तो सैलरी बढ़नी चाहिए। उसका आधार क्या होना चाहिए, पे बैंड क्या होना चाहिए, किन किन प्रपोजल्स के आधार पर सैलरी बढ़ सकती हैं, ताकि टेक होम सैलरी इतना हो कि महंगाई का असर सरकारी कर्मचारियों पर मिनिमम हो। और उसके लिए आज बहुत ही अहम बैठक का दिन है। क्या कुछ निकल करके आता है हम लगातार आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ पूर्व वाणिज्य उद्योग सचिव अजय दुआ साहब जुड़े थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपके बीच रखा कि कैसे सैलरी बढ़ सकती है, किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जा सकता है, क्या क्या चीजें ध्यान में रख करके 25 से 30% सैलरी बढ़ाई जा सकती है। तो अजय दुआ साहब, टीवी 9 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो टीवी 9 में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हमारे साथ बात करने के लिए अजय दुआ साहब हैं, बड़ी शख्सियत हैं, पूर्व वाणिज्य उद्योग सचिव भारत सरकार। और हम आज उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि हम आपको बता दें कि आज एक बड़ा दिन है, और बड़ा दिन इस लिहाज से है कि आज 8वें वेतन आयोग पर अहम मीटिंग का दिन है। और कहा जा रहा है कि 15 प्रपोजल तैयार है, पेंशन, पे बैंड और फिटमेंट फैक्टर पर फॉर्मूला आज तय होगा। सवाल यह है कि लोगों की इच्छा बड़ी रहती है कि आखिरकार 8वें वेतन आयोग का गठन तो हो गया, सैलरी कितनी बढ़ेगी, फिटमेंट फैक्टर का क्या उसमें रोल होगा, पे बैंड क्या होगा, पेंशन क्या मिलेगा, तमाम तरह की चिंता जो सैलरीड क्लास को रहती है इस बात को लेकर के। और इसलिए लगातार इस मीटिंग पर लोगों की नजर है। तो सर, टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मेरा पहला सवाल यह है सर कि आज की मीटिंग में कहा जा रहा है कि 15 प्रपोजल तैयार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिनिमम सैलरी की बात होती है, और उसमें कहा जा रहा है कि जो स्टाफ साइड है, जिसको हम जेसीएम की स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, कहा यह जा रहा है कि वो 36,000 मिनिमम सैलरी और फिटमेंट फैक्टर 2 से कम ना होने की मांग रखी है। इसकी क्या हकीकत है सर? धन्यवाद पंकज जी, आपने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया। ये सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस 8वीं पे कमीशन की, मतलब जो 8वीं पे कमीशन
घोषणा की गई है कि सरकार गठन करेगी, अभी उसको कार्यान्वित नहीं किया गया। उसके अध्यक्ष या उसके मेंबर्स या वो क्या काम करेंगी, उनके उसके बारे में स्टाफ, जेसीएम स्टाफ साइड से और सरकार ने उनसे राय परामर्श कर रहे हैं। और परामर्श के ये आज जो मीटिंग सभा हो रही है, उससे पहले जेसीएम ने अपने 15 प्रस्ताव सरकार को भेज दिए, उनकी से के ये हमारी जैसे कहेंगे न्यूनतम मांगनियां हैं, मिनिमम डिमांड्स। तो ये करके उन्होंने भेजा हुआ है। वो 15 क्या डिमांड्स हैं वो अभी पब्लिक क्षेत्र में नहीं आई, वो सरकार के पास आज शायद उसकी चर्चा होगी। पर जो चर्चा के ये आखिर की मीटिंग नहीं होगी स्टाफ से, पे कमीशन भी अपने आप इनको न्योता भेजेगा, इनसे परामर्श करेगा। आज ये तय करने के लिए मीटिंग है कि क्या सरकार इस पे कमीशन के दायरे में क्या चीज उनके सुपुर्द करे। और उन आपसे हम पूछ के, स्टाफ से पूछ के करते हैं नॉर्मली। और स्टाफ ने जो एक दो चीजें बाहर आ गई हैं, जो उन्होंने 15 मुद्दे सरकार के सामने भेजे हैं, 36,000 जैसे न्यूनतम वेतन 36,000 हो, और जो फैक्टर 2 से कम ना हो, मतलब जो पिछला जो बेसिक पे था मिनिमम, उससे कम से कम दुगने से कम ना हो। साथ उन्होंने उन्होंने ये भी कहा है कि डीए और डियरनेस रिलीफ जो अलग सरकार समय समय में देती रहती है, उसको भी आप वेतन के अंदर उसका समावेश करिए। फिर उसके बाद कम से कम 2 गुना अगले वेतन आयोग को वो सिफारिश सरकार को देनी चाहिए। ऐसी चीजें ये स्वाभाविक है। और 2 का फैक्टर जो कम लग रहा है, कारण पिछले वेतन आयोग ने 2.57 उतना सिफारिश किया था, सरकार ने मान्य कर लिया था। उससे पहले वाला जो वेतन कमीशन था उसने 1.86, और जब से ये फिटमेंट का सिस्टम स्टार्ट हुआ है तो पहले वाले ने 1.18 किया था। अब मेरा ये कहना है कि अगर आप बेस को बदल रहे हैं, बेस के अंदर सैलरी की जगह आप कह रहे हैं डीए और डियरनेस अलाउंस, जो हमें डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता और महंगाई की सहायता के जो करके एक लमसम आप देते हैं, वो भी आप उसके अंदर समावेश करिए, फिर उससे डबल करिए, जिससे हमें कुछ फायदा हो। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये जो उनकी मांगनी है जेसीएम स्टाफ की, अगर वो मान ली जाती है तो 25 से 30% तनख्वाह में या पूरे पैकेज में जो सरकारी नौकरों को जाएगा, उतनी वृद्धि अवश्य होगी। उतनी वृद्धि अवश्य होगी। लेकिन सर, एक बात जो मैं आपके मार्फत चाहूंगा, क्योंकि दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि एक तरफ ये बात होती है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.86 होना चाहिए, और दूसरी तरफ जेसीएम साइड, स्टाफ साइड जो है, वो ये भी कह रही है कि आप फिटमेंट फैक्टर 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो 2.57 से 2.86, फिर जेसीएम साइड को ये क्यों लग रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2 से कम भी किया जा सकता है, इसलिए मिनिमम जो है वो 2 की डिमांड कर ही रही है? ये मैं चाहूंगा कि जरा इसको अच्छे से समझा दें। जी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसके कारण हुआ है। कारण ये पहली बारी उन्होंने 2 की बात की है, ये अपने जो 15 सूत्रीय जो मांगनी है उन्होंने सरकार को भेजी है, शायद ये उसमें होगा। अगर वो जो मैं इंटरप्रेट कर पाता हूं कि क्यों उन्होंने ये किया है, कि अगर आपने, उनका कहना होगा हमारी सिफारिश डीए और डियरनेस रिलीफ को समावेश करिए पिछले बेसिक तनख्वाह से,
नहीं माना तो आप 2.57 से कम तो जाए, जो पिछली पे कमीशन ने ही दिया हुआ है उससे कम तो ना करिए। और हमारी मांगनी है, डिमांड है कि आप उसको 2.86 करिए। अब वो है कि अगर आपने पुराने की सब परिभाषा जो वेतन की है वही रखी जो पहले थी, और जिसमें डीए और डीआर अलग था, तो आपको 2.86 तक करना चाहिए। कारण 2.57 पिछली पे कमीशन ने भी किया और वो लगातार बढ़ता जा रहा था। जैसे जिक्र मैंने किया, पहले एक पे कमीशन ने 1.86, एक ने उससे पहले 1.18। पर अगर आप हमारी बात मान जाते हैं कि डीए और इसका रिलीफ, डीआर रिलीफ भी आप बेसिक तनख्वाह में गिनेंगे, मूल वेतन में गिनेंगे, तो हम उसको दुगने से कम ना करिए। हमारी डिमांड है फिटमेंट अलाउंस को आप डबल कर दीजिए। ये दो अलग अलग चीजें उन्होंने मांगनी भी रखी, और साथ कैसे उसको इंक्रीज किया जाए, दोनों की तरफ से उनका मतलब ये है कि हमें 25 से 30% वृद्धि अवश्य मिले। सरकार या पे कमीशन जो भी रास्ता चुनती है वृद्धि करने का, तो एक में फैक्टर ऑफ 2, दूसरे में फैक्टर 2.86, 2.57 से आप 2.86 ले जाए। तो मतलब आप बिल्कुल सिंपल शब्द में कह रहे हैं कि वेतन वृद्धि 25 से 30% होना चाहिए। आप रास्ता जो भी अख्तियार करिए, पर लोगों को वेतन वृद्धि के तौर पर 25 से 30% ज्यादा सैलरी चाहिए, इस तरह की बात है सर। अब जी जी, मैं आपसे सर ये भी पूछना चाहूंगा कि डीए और डीआर के विलय की भी बात की चर्चा है। डीए और डीआर विलय करने का मतलब यह है कि भाई आप सैलरी का इसको हिस्सा बना ले, मूल वेतन का हिस्सा बना लें, पेंशन में इसको जोड़ दें, जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। इसको थोड़ा इलैबोरेट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। जी पंकज जी, जी सरकार सिफारिश तो पे कमीशन की मान लेती है, और उसके अंदर एक सिफारिश ये भी सरकार जो मान्य करती है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, हमने कितने परसेंटेज इंक्रीज करना है आप डीए और डीआर। अगर बहुत ज्यादा कभी महंगाई हो गई या बहुत ज्यादा देर लग गई डीए बढ़ाने में, तो सरकार डीआरबी, डियरनेस रिलीफ, जो पिछले कुछ महीनों का या जब से सिफारिश आई और वो भी दे देती थी। अब वो कह रहे हैं कि देखिए, आप हर बारी ये क्यों करना चाहते हैं कि सरकार निर्णय ले, जो में केंद्रीय मंत्रिमंडल तक बात जाती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल वो निर्णय लेता है और साथ साथ तारीख भी घोषित कर देता है कि 1 जनवरी से आपको मिलेगा या 1 जुलाई से मिलेगा। कारण 6 महीने का बीच में अंतर रखना चाहते हैं। और सरकार अपनी लिक्विडिटी, कितने पैसे सरकार के पास